Assalamu alaikum friends, I hope you're all fine. So previously we discussed about the work done and how it changes with the angle. तो अब हम देखेंगे कि वेरिएबल फोर्स क्या होती है, यानी वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स क्या होता है. अब आप कंसिडर करें कि हमने कांस्टेंट फोर्स अप्लाई की है किसी बॉक्स पर, ठीक है, और हम उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस करा रहे हैं. जो ग्राफ इसके लिए बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि अगर हमने 50 न्यूटन की फोर्स लिया तो वो इस तरह से ग्राफ बनेगा, ठीक है. अब अगर तो हमने वर्क डन फाइंड करना है, हम क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ को और विड्थ को, ठीक है. लेंथ पे क्या पड़ा हुआ है, फोर्स पड़ी है, विड्थ पे क्या पड़ी हुई है, डिस्प्लेसमेंट. तो ये जो पूरा एरिया अंडर द ग्राफ होता है ना, एरिया अंडर द कर्व, ये हमें देता है वर्क डन, ठीक है. वर्क किसके इक्वल है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय, यानी फोर्स और मल्टीप्लाई हो रही है ना साथ में उसकी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना. तो इस वजह से लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ वही चीज़ हमें दे देती है ये. लेकिन मसला ये है कि ये जो चीज़ है ये बहुत कम होती है डेली लाइफ में कि आप कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हो, ठीक है. हम कांस्टेंट फोर्स नहीं लगा रहे होते, हम वेरिएबल फोर्स लगा रहे होते हैं. तो मोस्टली हम वेरिएबल फोर्सेस के साथ डील कर रहे होते हैं, ठीक है. तो वेरिएबल फोर्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है. क्योंकि फोर्स जो है वो वेरिएबल है, तो उसमें ऑब्वियसली हमने वेक्टर की प्लेलिस्ट में पढ़ी थी ये बात कि अगर किसी एंगल पर है तो लाजमी तौर पे उसके हॉरिजॉन्टल उसके रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स होंगे, कॉस ऑफ थीटा और साइन ऑफ थीटा. अब मुझे बताएं कि हमें कौन सा कॉम्पोनेंट इसमें से चूज करना चाहिए, कॉस थीटा वाला या साइन थीटा वाला. कॉस थीटा वाला, यस, क्योंकि हमें पता है कि वर्क डन जो है वो मैक्सिमम तभी होता है जब हमारे पास यानी थीटा की वैल्यू 0 हो और कॉस हो हमारे पास, जब, क्योंकि वर्क जो है वो डॉट प्रोडक्ट बनता है, ठीक है. तो साइन की वैल्यू जो है वो हम नहीं ले सकते, साइन वाले सारे कंपोनेंट्स को इग्नोर करना पड़ेगा. तो अब यहाँ पे ग्राफ में देखें, कॉस ऑफ थीटा का मैंने इसलिए कहा क्योंकि हमने फोर्स का जो है ना वो कंपोनेंट लेना होता है, कॉस वाला ले या साइन वाला ले. तो हमने कॉस वाला कंपोनेंट लिया क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू वही देगा डिस्प्लेसमेंट के साथ, ठीक है. तो हमने यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट पे रखा एफ कॉस ऑफ थीटा, ठीक है. और जो हॉरिजॉन्टल है या फिर जो इंडिपेंडेंट एक्सिस है वहाँ पे हमने रखी डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है. अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर फिर से प्रॉब्लम आ गया. प्रॉब्लम क्या है कि हमें नहीं पता कि डी शेप्ड फिगर का एरिया किस तरीके से फाइंड करना चाहिए. हमें ये बात नहीं पता. हमें ये पता है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है. उसके लिए हमने फॉर्मूलाज बनाए हुए हैं, प्रूफ किए हुए हैं, सिर्फ फॉर्मूला लगाओ. लेकिन जो डी शेप्ड फिगर है उनका एरिया नहीं फाइंड कर सकते हम, और एरिया अंडर दी कर्व वही तो वर्क है, तो वर्क नहीं फाइंड कर सकेंगे. इसका सिंपल मेथड जो है वो ये होता है कि आप इस पूरी फिगर को ना डिवाइड कर दो रेक्टेंगल्स में, छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दो आप इसको. और आप यकीन जानो जितने छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बनाओगे ना, जितनी पतली पतली लाइंस बनाओगे, उतना ज़्यादा एरिया फाइंड कर सकोगे. लेकिन ऑब्वियसली वो जो चीज़ हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम इस तरीके से ना रेक्टेंगल बना लेते हैं. देखिए यहाँ पर जो स्पेसेस बच रही हैं, जो मैं पतली पतली लाइंस की बात कर रही थी, उसका फ़ायदा ये होता है कि ये लाइंस जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, वो नहीं रह पाती, ठीक है. अब हम एक सिंपल सी एग्जांपल कर लेते हैं ताकि हमें इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छे से समझ सके. आपकी बुक में एग्जांपल है, अ फोर्स एफ एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट वेरीज विद द डिस्टेंस एक्स. Calculate the work done by the force as the object moves from x is equals to 0 to x is equals to 6 meter. Okay, now, according to the graph, the force acting is 5 Newton. 5 Newton force लग रही है, जबकि वो ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करा रही है 4 मीटर पर, ठीक है. उसके बाद जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और ऑब्जेक्ट को डिक्रीज करते करते वो 6 मीटर तक ले आती है, 4 से 6 तक. हमारे पास कुछ इस तरीके से जो है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से फिगर आ गई है, ठीक है. अब देखें, इस ग्राफ को सॉल्व करने का और वर्क फाइंड करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप इसको एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल में डिवाइड कर दो. और हमें रेक्टेंगल और ट्राइंगल का एरिया तो पता ही है फॉर्मूला से, उन दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल वर्क डन आ जाएगा, ठीक है. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ. लेंथ क्या है 5 न्यूटन और विड्थ क्या है इस पूरे रेक्टेंगल की 4 मीटर. यानी 4 माइनस 0 करो, फाइनल माइनस इनिशियल, 4 माइनस 0 से स्टार्ट हुआ था, 4 पे एंड हुआ, 4 मीटर. टोटल आंसर आ गया 20 न्यूटन मीटर या 20 जूल्स. एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है, यही होता है.
हाफ को इसी तरह रहने देती हैं। हमारे पास बेस या फिर हाइट क्या है, हमारे पास हाइट है 5 न्यूटन और बेस क्या है नीचे इस ट्रायंगल की, यानी 6 पर एंड हो रहा है, 4 से स्टार्ट हुआ था, 6 माइनस 4 2 मीटर, 10 न्यूटन मीटर हो गया, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 5 न्यूटन मीटर या 5 जूल्स, इन दोनों को एडअप कर दे 25 जूल्स, आपके पास वर्क डन आ गया। ठीक है, मेरी आवाज़ साथ नहीं दे रही, बुखार हुआ हुआ है, लेकिन बुखार हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कोई परवाह नहीं होती, इतने जुनूनी तौर पे लगे हुए हैं पढ़ाई मतलब करने और कराने। ये भी नहीं है कि यार छुट्टियां हुई हैं, जुलाई की छुट्टियां हुई हैं, कुछ चिल कर लूँ, नहीं, कुछ भी नहीं। बस जिस बंदे को शौक हो ना पढ़ाने का, वो उसको नहीं फ़र्क पड़ता, जिस मर्जी हालात में उसको रख दो, वो उसने वही काम करना जो उसका दिल करेगा। तो आई होप कि ये एग्जाम्पल आपको समझ आ गई होगी और ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वर्क क्या होता है और वेरिएबल फोर्स से किस तरीके से करते हैं। तो दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़।